हमारी कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं। हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। विकसित भारत का लक्ष्य, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, उसको सशक्त बिना किए बिना हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और इसलिए रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया है। और हम जानते हैं रूरल इकोनॉमी में खेती किसानी का बहुत महत्व रहता है। विकसित भारत के स्टार स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है। 10 टाइम 2014 के बाद की बात मैं बताता हूं, और ये बहुत बड़ा जंप है। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। कोविड का महासंकट आया, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, दुनिया में अनाप शनाप दाम बढ़ गए और परिणाम ये हुआ कि क्योंकि हम यूरिया पर डिपेंडेंट, हमें बाहर से लाना पड़ता है। आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3000 रुपए में पड़ता है, सरकार ने वो झेला और किसान को 300 से भी कम कीमत पर दिया है। 300 रुपए से कम। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवा काल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। किसान के प्रोडक्ट और इंडस्ट्री की डिमांड के बीच कनेक्शन मजबूत कर रहे हैं। फसल, अनाज, फल, सब्जियां, उसकी बर्बादी कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, उसका आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत पूरी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। किसान की आय बढ़ाने और उसका नुकसान कम करने की दिशा में ये योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नुकसान को कम करने के लिए देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने फूड प्रोसेसिंग में 100% एफडीआई को भी मंजूरी दी है। बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज, उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओज के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को
छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। सरकार ने पैक्स के द्वारा भी एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए सहकारी समितियों के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। साथियों, कोऑपरेटिव सेक्टर किसान की आय बढ़ाने वाले दूसरे माध्यमों को लेकर सरकार के प्रयासों को भी ताकत दे सकते हैं। शहद का उत्पादन हो, ऑर्गेनिक फूड हो, खेत की मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने का अभियान हो, बिजली पैदा करने का अभियान हो, सॉइल की टेस्टिंग हो, सहकारिता सेक्टर का सहयोग बहुत आवश्यक है। आज देश में लगभग 85% हमारे जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं। 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, समय के साथ जब परिवार का विस्तार होता है, परिवार बढ़ता है, तो उतनी छोटे से टुकड़े के भी टुकड़े हो जाते हैं। जमीन और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन देखते हैं हम, उसी प्रकार से अगर मिट्टी खराब होगी, अगर हमारी धरती माता की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, हमारी धरती माता ही बीमार रहेगी, तो हमारी मां, उसकी उपजाऊ क्षमता भी घटेगी, पानी की सेहत खराब होगी, तो और समस्याएं होगी। ये सब कुछ किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करता है। ऐसी स्थिति में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए, अच्छी उपज के लिए हमें खेती में नई व्यवस्थाओं का निर्माण करना ही होगा। ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति को, ज्यादा टेक्नोलॉजी को खुले मन से अपनाना ही होगा। इसी सोच के साथ हमने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को बढ़ाने, टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर बल दिया है। आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं, ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। हम अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को मिले, इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से जागृत प्रयास कर रहे हैं। बीते 7-8 साल में 1700 से अधिक वैरायटी के ऐसे बीज किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं, जो ये बदलती जलवायु परिस्थिति है उसमें भी अपना मकसद पूरा कर सकते हैं, अनुकूल रहते हैं। हमारे यहां जो पारंपरिक मोटे अनाज मिलेट्स होते हैं, उनके बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी आज देश में अनेक हब्स बनाए जा रहे हैं। आज के समय में पानी की कमी और क्लाइमेट चेंज के साथ ही न्यूट्रिशन भी एक बड़ा चैलेंज है। इसका सॉल्यूशन भी भारत के पास है। भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिन्हें दुनिया सुपर फूड कहती है, और उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी है। ये मिनिमम वाटर,
मैक्सिमम प्रोडक्शन के सिद्धांत पर चलते हैं। भारत के अलग अलग सुपर फूड्स ग्लोबल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है। साथ ही भारत की पहल पर पिछले साल पूरे विश्व ने इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया है। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम। लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का यह बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं। किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है, उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो। छोटे छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्किल मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने।
इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। यह हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम्स और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। हमारे अन्न को औषधीय प्रभावों के साथ इस्तेमाल करने का पूरा आयुर्वेद विज्ञान है। ये पारंपरिक नॉलेज सिस्टम भारत के समाज जीवन का हिस्सा है। फ्रेंड्स, लाइफ और फूड को लेकर ये हजारों वर्ष पहले का भारतीय विजडम है। इसी विजडम के आधार पर भारत में एग्रीकल्चर का विकास हुआ है। भारत में करीब 2000 वर्ष पहले कृषि पराशर नाम से जो ग्रंथ लिखा गया था, वो पूरे मानव इतिहास की धरोहर है। ये वैज्ञानिक खेती का एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, जिसका अब ट्रांसलेटेड वर्जन भी मौजूद है। इस ग्रंथ में कृषि पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, बादलों के प्रकार, रेनफॉल को नापने का तरीका और फोरकास्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैविक खाद, पशुओं की देखभाल, बीज की सुरक्षा कैसे की जाए, स्टोरेज कैसे की जाए, ऐसे अनेक विषयों पर इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी एजुकेशन और रिसर्च का एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान हैं। भारत में एग्रीकल्चर और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है, जो किसानों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाने में मदद करते हैं। साथियों, भारतीय कृषि की एक और विशेषता है। भारत में हम आज भी 6 सीजन्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ प्लान करते हैं। हमारे यहाँ 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की अपनी खासियत है। भारत में अगर आप कुछ 100 किलोमीटर ट्रेवल करें तो खेती बदल जाती है।
मैदानों की खेती अलग है, हिमालय की खेती अलग है, डेजर्ट ड्राई डेजर्ट की खेती अलग है, जहां पानी कम होता है वहां की खेती अलग है और कोस्टल बेल्ट की खेती अलग है। ये जो डायवर्सिटी है यही ग्लोबल फूड की सिक्योरिटी के लिए भारत को उम्मीद की किरण बनाती है।